आज हमने पढ़ना है कोर वैल्यू ऑफ फॉर ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोर वैल्यूज का क्या मतलब होता है? कोर वैल्यूज कोर वैल्यूज़ होता है कुछ ऐसे बुनियादी काम या कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो बिज़नेस के लिए फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले वो कहता है कोर वैल्यूज़ आर द फंडामेंटल बिलीव्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल दैट शेप हाउ अ बिज़नेस ऑपरेट। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि बिज़नेस को सिखाती हैं कि बिज़नेस ने ऑपरेट कैसे करना है, बिज़नेस ने काम किस तरह से करना है, डिसीजन किस तरह से लेना है और अपने स्टेक होल्डर्स के साथ उसने किस तरह चलना है, उनके साथ किस तरह रिलेशनशिप रखना है। ये चीज़ें आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये सब सिखाती हैं। दे सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड इंश्योर कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को एक बेस प्रोवाइड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट कल्चर कैसा होगा, ये वैल्यूज़ डिसाइड करती हैं। दूसरा वो क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने तमाम लेवल्स पे किस तरह परफॉर्म करना है, किस तरह बिहेव करना है, वो सब चीज़ें ये ऑर्गेनाइजेशन को बताती हैं कि इन शॉर्ट के ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह ऑपरेट करना है, किस तरह काम करना है। ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन को वो सिखाती हैं। एट देयर कोर वैल्यूज़ प्रोवाइड क्लैरिटी ऑन व्हाट द बिजनेस स्टैंड्स फॉर बियॉन्ड प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग के अलावा ये बताती हैं कि बिज़नेस कहाँ खड़ा है, बिज़नेस को क्या करना चाहिए। दे गाइड एम्प्लॉयज़ इन डे टू डे वर्क। रोज़मर्रा के काम में एम्प्लॉयज़ को हेल्प आउट करती है। स्ट्रेंथन द ब्रांड आइडेंटिटी इन द मार्केट एंड क्रिएट अलाइनमेंट बिटवीन स्ट्रेटजी एंड बिहेवियर। ब्रांड डेवलप करता है मार्केट के अंदर, मतलब अगर आपका बिहेवियर अच्छा है अपने कस्टमर्स के साथ या अपने सप्लायर्स के साथ तो आपके बिज़नेस का एक नाम डेवलप हो जाएगा मार्केट के अंदर, आपका एक ब्रांड डेवलप हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको वो बातें सिखाती हैं कि आप जो हो अपने कस्टमर्स के साथ लॉयल हो, उनको कोई झूठ पे चीज़ें नहीं बेचते या कोई गलत बयानी करके चीज़ें नहीं बेचते, अपने सप्लायर्स के साथ पेमेंट डिलेज नहीं करते। तो आपका क्या एक नाम डेवलप हो जाएगा मार्केट के अंदर, आपकी एक आइडेंटिटी, आपका एक ब्रांड डेवलप हो जाएगा मार्केट के अंदर। क्रिएट अलाइनमेंट बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड बिहेवियर। जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है या जो आपका बिहेवियर है उनको एक लाइन में लेकर आएगा। एक लाइन में लाने का मतलब क्या है कि क्या हुआ, कौन बोला? पहले आपने पढ़ाया था अलाइनिंग कमर्शियल एंड पर्सनल गोल्स। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि आपने इनको सीध में रखना है, मतलब एक दूसरे के अंदर मर्ज नहीं करना, पर्सनल को और उसको एक दूसरे में मर्ज नहीं करना। और यहाँ पे आपको कोर वैल्यूज़ क्या सिखाती हैं? वो सिखाती हैं कि आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको पूरा करने का आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए। ठीक है, आपका क्या बिहेवियर होगा कि आपने जो स्ट्रैटेजीज़ या गोल्स या ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो आपकी पूरी होनी चाहिए। तो इसमें से तो कोई बात याद नहीं करनी, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ, ये सुनो। कॉमन कोर वैल्यूज़ इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑल्दो द exact set of values may differ depending on the nature and region of organization, some widely emphasized core values include। core values जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन उसने कुछ आपको स्पेसिफिकली यहाँ बताई हैं। सबसे पहले वो कहते हैं इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी का क्या मतलब है? इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी का मतलब है कि आपने ट्रूथफुल रहना है, फेयर रहना है, ट्रांसपेरेंट रहना है, मतलब ईमानदार रहना है, आपने किसी चीज़ में झूठ नहीं बोलना। Conducting business in a truthful, fair and transparent manner. Integrity builds trust with customers, employees and partners। आपने सच बोलना है, फेयर रहना और ट्रांसपेरेंट रहना है। इंटेग्रिटी से क्या होगा कि आपको आपके कस्टमर्स के साथ, आपके सप्लायर्स के साथ, आपके एम्प्लॉयज़, पार्टनर, आपके तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ आपका एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ट हो जाएगा अगर आप सच बोलते हो और फेयर रहते हो और ट्रांसपेरेंट रहते हो। तो अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेह होना। मतलब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी में कोई काम कर रहे हैं तो वो किसको जवाबदेह होंगे? शेयर होल्डर्स को। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस अगर काम कर रहे हैं तो वो किसको जवाबदेह हैं? शेयर होल्डर्स को। ऐसे ही है ना? तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेह होना। आपने जो भी काम किया आप उसके लिए जवाबदेह होंगे। ठीक है,
और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बंदे की, हर वो बंदा जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो एम्प्लॉय है, लेबर है, सबको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होता है. टेकिंग ऑनरशिप ऑफ एक्शंस एंड डिसीजंस बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली एंड एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम्स. क्या कहते हैं कि जो आपने एक्शंस किए हैं और जो आपने डिसीजंस लिए हैं बिजनेस के अंदर, मतलब जो बोर्ड एक्शंस कर रही है या जो डिसीजन ले रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो उसको होली ऑन भी करे कि हाँ ये जो एक्शंस हुए हैं, ये जो काम हुए हैं, ये जो डिसीजन लिए, ये मैंने अपने ऑन पे लिया है बिज़नेस के अंदर, तो वो कल को अकाउंटेबल है इसके लिए. और वो अपनी ज़िम्मेदारियों को भी पहचाने और अपनी ज़िम्मेदारियों को जितनी भी हैं उसको एक्सेप्ट करें. उनके जो रिज़ल्ट्स आते हैं उनको भी एक्सेप्ट करना किसका काम है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है कि जो भी एक्शंस डिसीजन है वो उसको ऑन करें और एज अ रिज़ल्ट जो भी आ रहा है रिज़ल्ट उसको भी वो ऑन करें और उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी पता होना चाहिए. उसके बाद कस्टमर फोकस, प्लेसिंग कस्टमर नीड्स एट द सेंटर ऑफ ऑपरेशंस बाय डिलीवरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड एक्सपीरियंस. कस्टमर को अपनी तरफ लाने का क्या तरीका है कि कस्टमर आपकी तरफ आए, कस्टमर की ज़रूरत को पूरा करना. और किस तरह कस्टमर की ज़रूरत को आप पूरा कर सकते हैं? उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट दे के, सर्विसेज दे के, या जो चीज़ उनको चाहिए उस हिसाब के एक्सपीरियंस के मुताबिक, या उस अच्छी क्वालिटी की चीज़ उनको दे के, सर्विस दे के आप कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं. उसके बाद है एक्सेलेंस एंड इनोवेशन, स्ट्राइविंग फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, क्रिएटिविटी एंड परस्यूट फॉर हाई स्टैंडर्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क. वो कहता है कि आपने मुसलसल जिद्दोजहद करती रहनी है. किसकी जिद्दोजहद करते रहनी है आपने? कि आप दिन ब दिन इम्प्रूव करें. इम्प्रूव करने का मतलब कि मज़ीद बेहतरी लेकर आएँ अपने काम के अंदर. जो आप काम कर रहे हो या जो चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी क्वालिटी को डे बाय डे बेहतर करने की कोशिश करें, मज़ीद उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ, मज़ीद उसको क्रिएटिविटी हम कहेंगे किसको, कि मज़ीद उसको इन्हांस करने की कोशिश करें या मज़ीद उसको डेवलप करने की कोशिश करें. आपने ये चीज़ें करनी है. जो भी काम आप कर रहे हैं उसको मज़ीद बेहतर लेवल पे जाके परफॉर्म करने की कोशिश करें. ये आप बिज़नेस की एक और कोर वैल्यू होती है. उसके बाद है रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस, वैल्यूइंग डाइवर्सिटी, ट्रीटिंग पीपल विद डिग्निटी एंड इंश्योरिंग फेयरनेस इन पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस. डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? फैला हुआ. मतलब वो क्या कहता है कि आपने जो भी है, आपके कस्टमर्स जितने भी आते हैं, आपने उनको इज़्ज़त के साथ पेश आना है उनके साथ. मतलब सबसे पहले आप भी कभी किसी दुकान पे जाओ कोई चीज़ ख़रीदने, आपके साथ दुकान वाला अच्छे से बात कर ले और बहुत मीठी मीठी बातें कर ले तो आप भी इम्प्रेस हो जाते हो, चीज़ ख़रीदने पे तैयार हो जाते हो. ऐसे होता है कि नहीं होता? तो वो कहता है कि जो भी बिज़नेस की कोर वैल्यूज़ हैं, बिज़नेस के कोर वैल्यू में सबसे अहम चीज़ है कि आप अपने लोगों के साथ जो आपके पास आते हैं, वो आपके स्टेक होल्डर जो भी है, कस्टमर है, आपका सप्लायर है, लेबर है, उनके साथ इज़्ज़त के साथ पेश आएँ. ठीक है, बदतमीज़ी किसी के साथ नहीं करनी चाहिए. अपनी पॉलिसीज़ में फेयरनेस रखें. पॉलिसीज़ में फेयरनेस रखने का मतलब ये है कि अगर एक लेबर डिज़र्व करता है प्रमोशन तो आप उसको प्रमोट करें. ऐसा ना हो कि आप ऐसे बंदे को प्रमोट कर दें या ऐसे को बोनस दे दें जो कि ना तो कोई काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सिर्फ एक आपका उसके साथ रिलेशनशिप है, इस बेस पे आप उसको प्रमोट करी जा रहे हैं. तो आपने पॉलिसीज़ में क्या रखनी है? फेयरनेस रखनी है. फिर है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, इनकरेजिंग कॉर्पोरेशन एंड म्यूचुअल सपोर्ट विद इन एंड अक्रॉस टीम्स ऑफ अचीव शेयर्ड गोल्स. क्या करना है आपने? टीम वर्क को प्रमोट करना है कि लोग आपस में मिल के काम करें. जब टीम वर्क काम कर रही होती है, जब टीम में काम हो रहा होता है तो काम अपने गोल को अचीव करना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू एक अकेला बंदा काम करे. अगर अब एक अकेला बंदा ही प्रोसेस में काम कर रहा है, ठीक है, लेट सपोज आप पेपर तैयार कर रहे हो तो एक ही बंदा है जो लकड़ी काट के आ रहा है, फिर उससे पल्प निकाल रहा है, ठीक है, फिर उस पल्प पे केमिकल लगा के उसको फिर पेपर में कन्वर्ट कर रहा है. तो अगर यही काम एक टीम कर रही हो पूरी, ठीक है, कुछ लकड़ी तोड़ के लाएँ, ठीक है, कुछ उसको पल्प में कन्वर्ट करें, कुछ उसको केमिकल प्रोसेसिंग में लेकर जाएं और कुछ उसको पेपर में कन्वर्ट करें, तो काम हमारा जल्दी हो जाएगा और कंपनी की कॉस्ट भी बचेगी, कंपनी का टाइम भी बचेगा. ठीक है, तो क्या होता है? वो कहता है कि टीम वर्क में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है
कि आपने ऐसे ऐसे रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है कि आज इस्तेमाल करने से कल को फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई मसला ना हो। ठीक है, कि आज आप रिसोर्सेज इस्तेमाल करें और सारे आप ही कर लें और फ्यूचर की जनरेशन के लिए कुछ ना बचे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी हमें सिखाता है कि अगर आप आज कोई चीज़ यूज़ करें, आज कोई रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, वो पानी है, वो बिजली है, वो कुछ भी है, तो आप इस तरह इस्तेमाल करें कि कल को फ्यूचर जनरेशन को कोई मसला ना हो, उनके लिए भी वाफिर रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हों। इंश्योरिंग दैट ऑपरेशंस आर इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल। इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल का क्या मतलब है? जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें, वो सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए ही ना हो, वो इर्द गिर्द के लोगों के फ़ायदे के लिए भी हो और आगे फ्यूचर जनरेशन्स के भी फ़ायदे के लिए हो। सोशली रिस्पॉन्सिबल का क्या मतलब है? सोशली रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये है कि आपकी एक्टिविटीज़ की वजह से आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो परेशान ना हो। एक तो आपका इन्वायरमेंट डिस्टर्ब ना हो, दूसरा आपके इर्द गिर्द जो हमसाए हैं वो भी परेशान ना हो। एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द कम्युनिटी, और आपकी वजह से कम्युनिटी को फ़ायदा होना चाहिए। अगर आपने कहीं बिज़नेस स्टार्ट किया है तो आपके बिज़नेस की वजह से सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपकी इर्द गिर्द की कम्युनिटी को भी फ़ायदा होना चाहिए। तो ये कुछ कोर वैल्यूज़ थी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद आगे उसने इम्पोर्टेंस बताई हुई है कोर वैल्यूज़ की फॉर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले वो कहता है टू प्रोवाइड डायरेक्शन एंड पर्पस। किस लिए बनाए जाते हैं ये कोर वैल्यूज़? ताकि बिज़नेस को एक डायरेक्शन मिल जाए कि उसने किस तरह काम करना है और उसको मकसद मिल जाए कि उसने किस मकसद के तहत जो है वो काम करना है। कोर वैल्यूज़ गिव मीनिंग टू द मिशन एंड विजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका मिशन है, जो आपका विजन है, उसको एक मतलब प्रोवाइड कर देता है, उसको एक बेस प्रोवाइड कर देती हैं ये कोर वैल्यूज़। दे एक्ट एज अ गाइडिंग लाइट in a rapidly changing business environment and ensure that decisions are consistent with principle rather than being driven only by short term gains। देखो, जो आपका मिशन है या विजन है, इसके अंदर बस आपने बात की है कि हमने ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है, हमारा मकसद प्रॉफिट अर्न करना है, सिर्फ ये बात करते हैं ना मिशन और विजन में। गोल्स और स्ट्रेटजीज़ में हम अपने मिशन को अचीव करने के लिए सारा कुछ बनाते हैं। इसमें कहीं पे भी आपको कोई बात बताई गई हो मिशन या विजन के अंदर कि हमने लीगली काम करना है, लॉफुली काम करना है, या हमने अपने कस्टमर्स के साथ किस तरह बिहेव करना है, कुछ बताया गया हो? कुछ नहीं बताया गया। तो इसलिए कोर वैल्यूज़ बताई जाती हैं ताकि जो मिशन या जो आपके गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करते हुए आपको पता हो कि हमने एक्ट कैसे करना है, या आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि अगर आप झूठ बोल के चीज़ें बेचते जाओगे, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स तो आपके तब भी अचीव हो जाएंगे, सेल्स तो आपकी तब भी इंक्रीज़ हो जाएंगी, लेकिन क्या ये सेल्स और ऑब्जेक्टिव, जो सेल्स आपकी तब इंक्रीज़ करेंगी, फिर क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए इंक्रीज़ कर सकती हैं? कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए इंक्रीज़ नहीं कर सकती। तो वो क्या कहता है, आपको ये कोर वैल्यूज़ आपको इसलिए सिखाई जाती हैं कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं या जो आप चीज़ सेल कर रहे हैं या जो आप एक्शंस ले रहे हैं, उससे आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म में फ़ायदा ना हो, बल्कि आपको जो गेन हो वो लॉन्ग टर्म में गेन हासिल हो। क्लियर हुई बात? दिस कंसिस्टेंसी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस बोथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड अमंग एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। और अगर आप सच रहते हो, फेयर रहते हो, तो क्या फ़ायदा होगा? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी स्टेक होल्डर्स के साथ आपके रिलेशनशिप्स, आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे। टू शेप ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर को बिल्ड करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को सेट करने के लिए ये कोर वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। वैल्यूज़ इस्टेब्लिश हाउ थिंग्स आर डन। ये वैल्यूज़ किस लिए बनाई जाती हैं? ये सिखाती हैं कि चीज़ें हमने किस तरह परफॉर्म करनी है। एंड इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय बिहेवियर। और एम्प्लॉय के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। एम्प्लॉय के बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगी? बताओ, एम्प्लॉय के बिहेवियर को कोर वैल्यूज़ कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती हैं? देखो कोर वैल्यूज़, हाँ जी क्या हुआ? देखो अभी हमने बात की कि आपने इज़्ज़त से पेश आना है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी सबके साथ और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी
सबके साथ। तो एम्प्लॉयज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, आप जब फेयर रहोगे, ठीक है, आपकी पॉलिसीज़ फेयर होंगी, आप इज़्ज़त से पेश आओगे सबके साथ, बदतमीज़ी कोई नहीं होगी, ठीक है, हर बात पे डांट डपट या कुछ इस तरह का नहीं होगा, रिलैक्सेशन होगी एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर उससे इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा, वो मोटिवेट होंगे कि नहीं होंगे काम करने के लिए। तो कोर वैल्यूज़ जो हैं वो एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है वो इंक्रीज़ होता है, कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होता है लोगों के साथ, और टीम वर्क जो है वो प्रमोट होता है। टीम वर्क कैसे प्रमोट होता है ये हम बात पीछे बढ़ाए हैं। अ स्ट्रॉन्ग कल्चर बेस्ड ऑन शेयर वैल्यूज़ नेचर्स यूनिटी मोटिवेट स्टाफ एंड क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट वेयर पीपल फील प्राउड टू बिलोंग। वो कहता है कि ये जो कोर वैल्यूज़ है ना, ये एक ऐसा कल्चर डेवलप कर देती हैं, ऐसा स्ट्रॉन्ग कल्चर डेवलप कर देती हैं जिससे आपस में लोग मुत्तहिद होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं वो काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं, और दूसरा क्या होता है कि लोग जो है वो खुशी से बताते हैं कि हम एक ऐसे ऑफिस में काम करें, एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करें। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि फर्म्स में होती है इंडक्शन जो होती हैं, तो काफ़ी बच्चे इस वजह से फर्म्स ज्वाइन नहीं करते कि वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ का कल्चर अच्छा नहीं है, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, 2-3 एक कैटेगरी की फर्म्स हैं, एक कैटेगरी की वो फर्म्स हैं, और बच्चे नहीं जाते वहाँ पे सिर्फ इसलिए कि उधर का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ का कल्चर अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ बहुत कल्चर इस तरह के वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आपके ऊपर हर बात के ऊपर कोई ना कोई डंडा होता है आपके ऊपर, कोई काम ना भी करवाना हो तो लेट सिटिंग करवाती हैं फर्म आपसे, रात को 10-10 बजे तक, 12-12 बजे तक, ठीक है। तो कोई भी फिर बच्चा ऐसी फर्म को ज्वाइन नहीं करता, ठीक है। तो इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो और इन्वायरमेंट को बिल्ड करने में कोर वैल्यूज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। This enhances employee engagement and reduces turnover as individual prefer to work in organization where their own values are respected। वो कहता है कि इससे क्या होता है कि फिर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपसे खुश रहते हैं, और वो फिर टर्नओवर जो है वो आपका कम हो जाता है। टर्नओवर का मतलब होता है कि कितने एम्प्लॉयज़ आपके छोड़ के जा रहे हैं, तो आपका टर्नओवर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम से कम एम्प्लॉयज़ जो हैं वो छोड़ के जाते हैं, क्योंकि लोग भी एक ऐसी जगह पे काम करने को प्रेफरेंस देते हैं, एक ऐसी जगह पे काम करना पसंद करते हैं जहाँ उनको इज़्ज़त मिल रही हो, ठीक है। और इंसान वहीं पे ही जाता है जहाँ पे उसको इज़्ज़त मिल रही हो। बेशक आपको एक ऑर्गेनाइजेशन से बहुत पैसा मिल रहा हो, आपकी इज़्ज़त ना हो, आप जाओगे वहाँ काम करने, कभी भी आप वहाँ काम नहीं कर सकते। कुछ हो सकते हैं लालची, वो जा सकते हैं। टू बिल्ड ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, क्या ट्रस्ट और रेपुटेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ट्रस्ट और रेपुटेशन के लिए किस तरह, बाय अपहोल्डिंग वैल्यूज सच एज फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन अर्न द कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, रेगुलेटर्स, सोसाइटी एट लार्ज। कहता है कि अगर आप फेयर रहते हो, ट्रांसपेरेंट रहते हो, अकाउंटेबिलिटी वाला सारा मामला है, अगर ये सब चीज़ें हैं, तो क्या होगा कि आपके कस्टमर्स को भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ये कभी झूठ बोल के या कोई गलत क्वालिटी की चीज़ नहीं देता। आपके एम्प्लॉयज़ भी खुश रहेंगे। रेगुलेटर्स कौन है, जिनको आप फॉलो कर रहे होते हैं, रेगुलेटर्स वो होते हैं जिनको आप फॉलो कर रहे होते हैं, तो उनको भी कोई शिकायत नहीं होगी। सोसाइटी को भी पता है कि ये जो है वो अपनी वैल्यूज़ को जानते हैं, इनको पता है हमने फेयरली ऑपरेट करना है, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, तो सोसाइटी भी आपसे क्या रहेगी, खुश रहेगी। उसके बाद वो कहता है ट्रस्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिल्ड बट ईजी टू लूज़। वो कहता है जो ट्रस्ट है वो डेवलप करना, एक किसी के ऊपर ट्रस्ट डेवलप या किसी के साथ भरोसा किसी के ऊपर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भरोसा टूटना बहुत आसान होता है। Therefore, values provide a foundation for long-term credibility and strong relationship with stakeholder। तो ये जो कोर वैल्यूज़ हैं ये आपको क्या फाउंडेशन, किसकी फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं कि लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी का क्या मतलब है। क्रेडिबिलिटी का मतलब ये होता है, नहीं, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है कि आप वकार या इज़्ज़त वगैरह, ठीक है। तो ये किसको प्रोवाइड करती हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका क्या वकार है माशरे के अंदर, ये एक लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी आपकी डेवलप कर देती है, और आपका स्टॉक होल्डर्स के साथ या स्टेक होल्डर्स के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुक डेवलप कर देती हैं। फिर उसके बाद टू सपोर्ट एथिकल डिसीजन मेकिंग, आपने एथिकल डिसीजन मेकिंग किस तरह करनी है उसमें ही आपको हेल्प आउट करती हैं।
इन मैनी सिचुएशन द मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑप्शन में नॉट बी द मोस्ट एथिकल वन। वो कहते हैं बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हो जो कि प्रॉफिटेबल होता है लेकिन वो एथिकल नहीं होता। उसमें प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वो लीगल नहीं होता। मतलब आप गैम्बलिंग कर लो, ठीक है, अब गैम्बलिंग जुएबाजी में प्रॉफिट तो बहुत होता है लेकिन क्या ये एथिकल है? तो वो कहता है बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वो एथिकल क्या? वो क्या होता है? हाँ, तो एथिकल नहीं है वो। पता नहीं, आज मैं सर्च करके आऊँगी, आज मैं सर्च करती हूँ इस पर, ठीक है। फिर वो कहता है कोर वैल्यूज इंश्योर दैट डिसीजंस आर मेड रिस्पॉन्सिबली एंड हेल्प प्रिवेंट अनएथिकल प्रैक्टिसेस सच एज एक्सप्लॉयटेशन, डिसऑनेस्टी और करप्शन। वो कहता है कोर वैल्यूज़ किस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि आप ऐसे डिसीजन लें ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस को रोकें, उसमें कोई करप्शन वाला मामला ना हो, उसमें कोई बेईमानी ना हो, कोई चोरी चकारी कुछ भी ना हो। दिस मिनिमाइजेज रिस्क एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम रेपुटेशनल और लीगल डैमेजेस। इससे रिस्क कम से कम होगा और ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो किसी किस्म का रेपुटेशन का या लीगल डैमेजेस का ख़तरा नहीं होगा। लीगल डैमेजेस का ख़तरा मतलब कोई फ़ाइन नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कुछ भी ऐसे ख़तरे नहीं होंगे। टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस, ऑर्गेनाइजेशंस ड्रिवन प्योरली बाय प्रॉफिट में सक्सीडेड इन शॉर्ट रन बट स्ट्रगल टू सस्टेन देमसेल्व्स ओवर टाइम। वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं, ठीक है, वो थोड़े अरसे के लिए तो सक्सेसफुल हो जाती हैं लेकिन फिर उनको खुद को लंबे डेवलप करने के लिए या प्रॉपर मार्केट में आने के लिए, सस्टेन करने के लिए, उस प्रॉफिट के ऊपर कायम रहने के लिए एक लंबा अरसा लग जाता है। कोर वैल्यूज इनकरेज अ बैलेंस बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप होता है एक ताल्लुक, एक रिलेशनशिप बिटवीन, एंड इंश्योर रेजिलियंस एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। रेजिलियंस होता है कि आपके अंदर कितनी ताकत है कि अगर कोई नुकसान हो जाए तो आप उसको बर्दाश्त कर सको। रेजिलियंस का क्या मतलब होता है? कोई नुकसान हो जाए तो आप उसको बर्दाश्त करने की आपके अंदर कितनी ताकत है, इसको हम रेजिलियंस कहते हैं। तो क्या कहता है वो कि कोर वैल्यूज़ जो हैं वो क्या इनकरेज करती हैं, वो एक बैलेंस रखती हैं किसके दरमियान कि आप प्रॉफिटेबिलिटी भी रहें, प्रॉफिटेबल भी रहें, आप प्रॉफिट भी अर्न करें लेकिन साथ साथ आप सोशली रिस्पॉन्सिबल भी रहें। आपको पता हो कि आपने किस तरह ग्रो करना है, आप लॉन्ग टर्म में ग्रो भी करें, आपको प्रॉफिट भी हो लेकिन साथ साथ आप एथिकल भी रहें और सोशली रिस्पॉन्सिबल भी रहें। अगला जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है। तो हम ये टॉपिक कल ही स्टार्ट करेंगे, हाँ, क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा काम है, मैंने जाना है।